अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ टीवी। पाकिस्तान के आइन के तहत और एक कानून के तहत पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का ये हक है कि वो किसी भी सरकारी महकमे से अपने टैक्स के दिए गए पैसों के इस्तेमाल के हवाले से उससे मालूमात हासिल कर सकें। एक सादा कागज़ या एक फॉर्म पर दरख्वास्त देकर किसी भी वफाकी सरकारी महकमे या सूबाई महकमे से वो मालूमात हासिल कर सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बड़ा ही दिलचस्प केस आया है। पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन जो कि इस्लामाबाद यानी वफाकी इदारों के हवाले से बनाया गया था अवाम तक मालूमात को पहुँचाने को यकीनी बनाने के लिए, उस इंफॉर्मेशन कमीशन ने उस कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट को ये हदायत दी हैं कि वो एक शहरी मिस्टर मुख्तार जो इस वक्त मेरे सामने खड़े हैं, मुख्तार अहमद, इनको अपने मुस्तकिल और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की तफसीलात फराहम करें और सुप्रीम कोर्ट अपनी ऑडिट रिपोर्ट भी मुख्तार अहमद साहब को फराहम करें। इंफॉर्मेशन कमीशन के इस हुक्म को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट जो आला तरीन अदालत है उसने अपने नीचे हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार के ज़रिए चैलेंज कर दिया है और कहा है कि शहरियों को ये हक हासिल नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट से पूछें कि आपके जो बजट है उसका इस्तेमाल कैसे होता है और मुलाजमीन की तादाद क्या है। बज़ाहिर ये वो सुप्रीम कोर्ट है जो पूरे पाकिस्तान को और ख़ास तौर पे सियासतदानों को शफाफियत का दर्स देती है, उन्हें लेक्चर देती है, रोज़ाना रोस्टों पर बुला के उनसे करप्शन के हवाले से रिमार्क्स देती है, सवाल जवाब करती है। मगर जब अपनी बारी आई सुप्रीम कोर्ट की तो उन्होंने इंफॉर्मेशन कमीशन के हुक्म को मानने से इनकार किया और कहा कि इंफॉर्मेशन कमीशन का जो अख्तियार है वो तो सरकारी महकमों तक है, हम तो आईनी अदालत हैं, सबसे बड़ी अदालत है पाकिस्तान की, तो हमसे ये मालूमात कोई नहीं मांग सकता। इसी तरह ऑडिट रिपोर्ट के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट ने इंफॉर्मेशन कमीशन के हुक्म के मुताबिक वो फराहम करने से इनकार किया है। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट इससे पहले पार्लियामेंट को भी इनकार कर चुकी है और कहा है कि हम पार्लियामेंट को भी जवाब दे नहीं है। पब्लिक अकाउंट कमेटी ने जब सुप्रीम कोर्ट को दिए गए बजट का हिसाब मांगा तो उस वक्त के रजिस्ट्रार आज से तकरीबन 10 साल पहले डॉक्टर फ़कीर हुसैन ने इनकार किया था पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट कमेटी के सामने जाने से और कहा था कि हम पार्लियामेंट को जवाब दे नहीं हैं। तो बहरहाल आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस अतर मनल्ला की अदालत में एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान पेश हुए और दिलचस्प बात यह है कि आमिर रहमान वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की भी, यानी कि यहाँ पे हुकूमत और अदलिया दोनों मिलकर मुख्तार अहमद एक पाकिस्तानी शहरी की मुखालफत कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से मालूमात न मांगी जाए। ये बड़ी ही एक दिलचस्प गठजोड़ है अदलिया का और इंतज़ामिया का और एग्जेक्टिव का एक शहरी के अगेंस्ट, जबकि कानून में कहा गया है कि तमाम वफाकी इदारे जो इस्लामाबाद का कानून है और तमाम अदालतें पाबंद हैं अवाम को मालूमात देने की। उसमें अदालतों का लफ्ज़ जो यूज़ किया गया है ये कहीं नहीं कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट जो है अदालतों में शुमार नहीं होती। तो मुख्तार अहमद साहब ये बताएं कि आपने ये दरख्वास्त डाली कब थी, कितना अरसा हो गया है, एग्जैक्टली क्या मालूमात आपने मांगी थी और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपको कितना अरसा हो गया और किस किस्म की कार्रवाई चल रही है? मतीउल्लाह जान साहब, मैंने ये इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट 2019 में सबमिट की थी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट साहब को, जिसके ताल्लुक सुप्रीम कोर्ट के एम्प्लॉइज से है। और मैंने बहुत सिंपल सवाल पूछे कि ग्रेड 22 में कितने ऑफिसर्स हैं, ग्रेड 21 में कितने हैं और ग्रेड वाइज कितने हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे कितने हैं, टेम्परेरी कितने हैं और आपने नई खवातीन कितनी हैं, तो डिसेबल्ड का कोटा भी मैंने मालूम करना चाहा। और मैं ये जानना चाहता था कि हमारा सुप्रीम कोर्ट जो बाकी तमाम इदारों को ये अहकाम देता है अक्सर कि आप ट्रांसपेरेंट रहिए, आपके प्रोसेसेस, आपकी प्रोक्योरमेंट्स, आपकी रिक्रूटमेंट्स ट्रांसपेरेंट तरीके से होने चाहिए, कि सुप्रीम कोर्ट की इंतज़ामिया वो खुद कितनी ट्रांसपेरेंट है। लेकिन मुझे बहुत मायूसी हुई कि जब उन्होंने इन सवालों का जवाब देने से इनकार किया। फिर जब कमीशन ने मेरे हक में फैसला किया, यानी कानून के तहत आप पहले महकमे को दरख्वास्त देते हैं कि भाई आप मालूमात दें,
وہ اگر انکار کرے تو پھر آپ انفارمیشن اس محکمے کے اندر بھی ایک اپیل ہوتی ہے؟ نہیں، اس میں فیڈرل لا کے اندر وہ نہیں ہے. تو میں پھر ڈائریکٹ کمیشن کے پاس گیا، کمیشن نے میرے حق میں فیصلہ کیا، لیکن بہت ریزسٹ کیا ہے سپریم کورٹ کی انتظامیہ نے، اور وہ پھر ریویو میں آئے کمیشن کے پاس، جو ان کا ریویو ریجیکٹ ہوا. اب اس کے بعد وہ ریٹ پٹیشن میں ہے. یعنی پہلے انہوں نے سپریم کورٹ نے انفارمیشن کمیشن کے سامنے درخواست ڈالی کہ جناب آپ یہ فیصلہ واپس لیں، مگر انہوں نے نہیں لیا، تو اب وہ ہائی کورٹ میں ریٹ جورسڈکشن میں آ گئے. ایگزیکٹلی. اب سپریم کورٹ ہائی کورٹ سے انصاف مانگ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ روکا جائے انفارمیشن کمیشن کو. اور یہ سپریم کورٹ جو ہے یہ ملک کی اعلیٰ ترین عدالت ہے، اور وہ معلومات دینے سے انکاری ہے کہ جو کہ ویب سائٹ پہ ہونی چاہیے. دیکھیے، آئین کا آرٹیکل 19A بہت واضح ہے کہ صرف ریزنیبل ریسٹرکشنز لگائی جا سکتی ہیں اور کسی ادارے کی ایبسولوٹ ایکسکلوژن نہیں ہے. اب سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سے تو ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کا تحفظ کریں گے، اور آرٹیکل 19A ہمارے رائٹ ٹو انفارمیشن کو ایک فنڈامنٹل رائٹ کا درجہ دیتا ہے. تو ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کو انہی عدالتوں نے انفورس کرنا ہے، اور اگر یہ خود عدالتیں جو ہیں وہ ایک اعلیٰ مثال نہیں بنیں گی تو باقی ادارے ہمیں انفارمیشن کیوں دیں گے؟ آپ دیکھیے، ہمارے ہاں ایک وزیر اعظم نان ڈسکلوجر پہ وہ ڈسکوالیفائی ہو چکا کہ انہوں نے اقامہ جو ہے وہ ڈسکلوز نہیں کیا تھا. دوسرے وزیر اعظم پہ نان ڈسکلوجر توشہ خانہ والے کیس پہ تلوار لٹک رہی ہے کہ وہ ڈسکوالیفائی. آج اس کا فیصلہ بھی ہونا ہے. آج اس کا فیصلہ بھی ہونا ہے. لیکن ہمارے ہاں جب ہم عدالتوں سے، جو الٹیمیٹ عدالتیں ہیں جنہوں نے ہمیں انصاف دینا ہے اور جنہوں نے ان ویلیوز کو اپہولڈ کرنا ہے اور پروموٹ کرنا ہے اور انفورس کرنا ہے، اگر ان کی اپنی انتظامیہ وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے اور شہریوں کے رائٹ ٹو انفارمیشن کو تسلیم نہیں کرتے، تو پھر ہم کس سے امید لگائیں گے؟ اچھا مختار احمد صاحب، اسی کیس میں اٹارنی جنرل اشتر اوصاف بھی پیش ہوئے، اور انہوں نے بھی یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جو انفارمیشن کمیشن کا جو اختیار ہے وہ سپریم کورٹ پہ لاگو نہیں ہوتا، کیونکہ سپریم کورٹ ایک آئینی عدالت ہے، اور جو انفارمیشن کمیشن کا جو قانون ہے اس کے اندر جن عدالتوں کا ذکر ہے اس میں سپریم کورٹ نہیں آتی. اٹارنی جنرل نے بھی تو اس وقت اٹارنی جنرل آفس اور حکومت جو وفاق ہے وہ مل کر سپریم کورٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ ان سے سرکاری ملازمین کی تفصیلات نہ مانگی جائیں. یہ انتہائی ایک شرمناک صورتحال نہیں ہے، ایک امبیرسنگ صورتحال نہیں ہے کہ اتنے بڑے ادارے جو ہیں وہ عام شہری کو یہ بھی بتانے سے قاصر ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس سے عدلیہ کی آزادی متاثر ہو جائے گی؟ ہمیں معلوم ہی کبھی نہیں ہوگا کہ سپریم کورٹ میں کن ججوں کے کون سے رشتہ دار بھرتی ہوئے ہیں، کانٹریکٹ پہ کیا مراد دی جا رہی ہیں، اور کیا کوئی لیبر لاز کی خلاف ورزی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. تو جب لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہوگا تو پھر یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے اوپر سو موٹو نوٹس لینے والے ججز حضرات جو ہیں، یہ اپنے سپریم کورٹ کے اندر اگر انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو اس کا مدافع کیسے کریں؟ دیکھیے، جب شفافیت نہیں ہوگی سپریم کورٹ کے انتظامی معاملات میں تو اس سے یہ تاثر تقویت پکڑے گا کہ چراغ کے نیچے اندھیرا ہے. سپریم کورٹ ظاہر ہے ایک تو عدالتی سائیڈ ہے کہ جہاں پہ سپریم کورٹ فیصلے کرتا ہے، اور ایک ان کی انظامی سائیڈ ہے جس کو رجسٹرار صاحب ہیڈ کرتے ہیں، اور وہاں پہ پروکیورمنٹس بھی ہوتی ہیں، گاڑیاں خریدی جاتی ہیں، کمپیوٹر خریدے جاتے ہیں، ملازم رکھے جاتے ہیں، تنخواہیں دی جاتی ہیں، تو بہت سارا بجٹ ہینڈل کیا جاتا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باقی اداروں سے ہم یہ توقع رکھیں کہ وہ ٹرانسپیرنٹ ہوں؟ اچھا، رجسٹرار سپریم کورٹ جب کسی ملازم کو نکال دیتا ہے تو اس کے خلاف بھی تو عام قوانین کے تحت جو ہے عدالتوں میں لوگ جاتے ہیں اور وہاں پہ اپیلیں سنی جاتی ہیں، تو اس قانون کا اطلاق بھی تو کوئی غیر معمولی بات نہ ہوگی. جی، ہونا تو نہیں چاہیے، چونکہ آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عدالتیں جو ہیں، اور اس میں تخصیص نہیں ہے کہ چھوٹی عدالتیں یا بڑی عدالتیں، وہ قانون کے دائرے کے اندر کام کریں گی. آئین میں یہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے. پھر اس قانون میں جو رائٹ آف ایکسیس ٹو انفارمیشن ایکٹ 2017 ہے، اس میں لکھا ہوا ہے اینی کورٹ ٹرائبیونل انڈر دا فیڈرل لا. اب دیکھیے، اینی کورٹ میں یہ تخصیص پھر نہیں ہے کہ یہ اینی کورٹ جو ہے اس میں سپریم کورٹ نہیں ہے. مطلب وہ کہتے ہیں کہ انڈر دا فیڈرل لا کا ذکر ہے، انڈر دا کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، جبکہ سپریم کورٹ کانسٹیٹیوشن کے تحت بنائی گئی عدالت. فیڈرل لا بھی آئین میں ڈیفائنڈ ہے، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی قانون جو مجلس شورا بناتی ہے وہ فیڈرل لا تصور ہوتا ہے، اور اس میں ظاہر آرڈینری لا بھی آتے ہیں اور کانسٹیٹیوشن بھی آتا ہے. تو یہاں پہ انہوں نے کچھ اور آرٹیکلز کا حوالہ دیا ہے، جیسے آرٹیکل 141 اور 142، جہاں پہ ایک دوسرا تاثر جاتا ہے. لیکن میں نے یہ آرگیو کیا ہے کہ ایک ہے فیڈرل لا کی جینیرک ڈیفینیشن اور ایک ہے کانٹیکسٹ اسپیسیفک ڈیفینیشن. ٹھیک ہے، اب یہ بتائیں کہ چیف جسٹس اطہر من اللہ، کتنے عرصے سے آپ یہاں عدالت میں آ رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ معاملہ کہاں اٹکا ہوا ہے؟ فیصلہ کیوں نہیں کر رہی ہائی کورٹ؟
ये गालबन दिसंबर में जी रेट पिटीशन फाइल की गई थी पिछले साल। अब उसको ज़ाहिर है 9 महीने तो हो गए, जी 10 9 महीने। 10 11 महीने हो गए हैं। तो उस अरसे में अभी तक तो एडमिसिबिलिटी पे डिसीजन होना है। एक और साल में ये फैसला नहीं हुआ कि क्या ये दरख्वास्त काबिल समात है या नहीं। जी बिल्कुल, उसमें अटॉर्नी जनरल साहब जो पहले थे वो भी एक दफ़ा तशरीफ़ लाए थे, और जो जो नए अटॉर्नी जनरल हैं वो भी एक दफ़ा तशरीफ़ लाए मतलब थे। ये और दरख्वास्त जो वफाकी हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ने दायर की है कि जी इंफॉर्मेशन कमीशन के हुक्म को ख़त्म किया जाए, तो उस दरख्वास्त के काबिल समात ना होने का क्या मतलब होगा? देखिए, अगर ये काबिल समाअत नहीं है तो इसका मतलब है फिर जो कमीशन का फैसला है वो फील्ड में रहेगा, और फिर लाजिम होगा कि उस पे अमल दरामद हो। तो फिर कमीशन क्या पुलिस के जरिए सुप्रीम कोर्ट में अमल दरामद कराएगा? कमीशन के पास अख्तियार है कि वो पेनल्टीज इम्पोज कर सकते हैं, और उन्होंने कुछ केसेस में किया भी है, जैसे आपको इल्म होगा। यानी वो पेनल्टी रजिस्ट्रार की तनख्वाह जब्त हो सकती जी है बिल्कुल, उस पे लग सकती है, सुप्रीम जैसे कोर्ट के। जी बिल्कुल, और जैसे उन्होंने सेक्रेटरी कैबिनेट पे किया था। तो अब बात ये है कि मेरे ख्याल में तो अगर ये यहाँ से डिसमिस होती है रेट पिटीशन, तो तो लॉ कमीशन पॉइंट को इस लॉफुली वक्त प्रोसीड यही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट जो है इस कानून के तहत आती है या नहीं। तो एक साल हो गया है और आज भी अटॉर्नी जनरल के जो नुमाइंदा एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं, आज तो उन्होंने 15 दिन मांग लिए। 15 दिन का मतलब है कि 15 दिन के अंदर तो चीफ जस्टिस अतम अल्लाह तो यहाँ से चले जाएंगे। ये और बात है कि एक साल भी उन्होंने गुजार दिया चीफ जस्टिस साहब ने, लेकिन फिर उसके बाद ये मामला मजीद लटक जाएगा। जी, मैंने तो रिक्वेस्ट की है जी कि बहुत देर हो चुकी है और एडमिसिबिलिटी पे अब डिसीजन आना चाहिए। तो चीफ साहब ने शायद ये कहा है कि अब एक आखिरी मौका हम दे रहे हैं एडमिसिबिलिटी के पॉइंट पे। तो होपफुली कि अब नेक्स्ट फ्राइडे की डेट है, तब तक इस पे कम से कम एडमिसिबिलिटी पे फैसला हो जाए, और अगर ये बात मेरिट पे आर्ग्यूमेंट्स की तरफ जाती है तो फिर ज़ाहिर है कम से कम वो काम शुरू हो। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन कमीशन में कौन से डाडे लोग बैठे हैं जो सुप्रीम कोर्ट को भी हुक्म देते हैं? ये कौन लोग होते हैं, कैसे इनका इंतखाब होता है, इनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो उनके चेयरमैन हैं, जो जिसको चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कहते हैं, वो साबका रिटायर्ड सेक्रेटरी हैं, इंफॉर्मेशन के सेक्रेटरी भी रहे हैं। क्या नाम है? और आज़म साहब, और आज़म खान साहब वो हैं, और उनके साथ आजम खान वो वाले तो नहीं, नहीं इमरान खान नहीं वाले? नहीं वो नहीं, ये सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन रिटायर हुए हैं। जी, जी। और उनके साथ दो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं, एक वकील हैं जो वकालत कर रहे थे और उनको लिया गया है, क्या और नाम है एक उनका? फवाद साहब, जी। और एक अब्दुल्ला साहब हैं, जाहिद अब्दुल्ला साहब, वो सिविल सोसाइटी से हैं। और ये लोग जो हैं वो ज़ाहिर है कि इनका लॉ के अंदर उनकी जिम्मेदारी है कि वो फैसले करें, और वो कर रहे हैं फैसले। अगरचे स्ट्रगल करते रहे हैं, शुरू में उनके पास ऑफिस वगैरह और इस तरह के मसाइल थे, लेकिन अब तो उनका ऑफिस भी सेटअप हो गया है, और माशाल्लाह उन्होंने अच्छे फैसले किए हैं, और उनके फैसलों से पता चलता है कि उन्होंने अपनी अथॉरिटी एजर्ट की है। और इस इंफॉर्मेशन कमीशन के काफ़ी सारे अहकामात जाहिद अब्दुल्ला साहब लिखते हैं, जो सिर्फ कानून, आइन और असूलों की रोशनी से ही देख सकते हैं, और बड़ी मखसूस सलाहियतों के हामिल हैं जाहिद अब्दुल्ला साहब। जी और वो जाहिद जजमेंट जी वो नाबीना हैं, देखने की सलाहियत से मारूम हैं, लेकिन बहुत एक्टिव हैं, बहुत मगर कॉम्पिटेंट जो हैं। कुछ वो देख पा रहे हैं वो शायद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस भी नहीं देख पा आप देख रहे। लीजिए देखिए जी, मुझे तो कभी भी ये नहीं था कि शायद यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी के हवाले से भी और ऐसे ऐसे इदारों से रेजिस्टेंस आएगी कि जिनसे हम तवक्को करते हैं कि वो तो इसका अलम लेके खड़े होंगे। प्रेसिडेंट हाउस भी रेट में आए हुए हैं, और जनाब इसी तरह इलेक्शन से कमीशन भी। जी इलेक्शन कमीशन भी, सेनेट ऑफ पाकिस्तान इस पे अमल दरामद नहीं कर अच्छा, रहा। सेनेट भी कहती है हम इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, प्रेसिडेंट हाउस भी कहता है हम भी मुस्तस्ना है, इलेक्शन कमीशन भी कहता है मुस्तस्ना है, फेडरल गवर्नमेंट जो वजारत दफा है ख़ास तौर पे अफवाज पाकिस्तान, वो कहते हैं हम इस्तिस्ना है, सुप्रीम कोर्ट भी कहती है हम इसको नहीं मानते। तो क्या ये जो कानून है ये बेचारे सरकारी मुलाजमीन के जो सरकारी इदारे उन्हीं पे लागू होता है और इन बड़े लोगों पे लागू नहीं होता? बस जी, हर कोई कहता है कि दूसरे को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अब देखिए, प्रेसिडेंट हाउस, सेनेट ऑफ पाकिस्तान, और इवन प्राइम मिनिस्टर, अब देखिए इमरान खान साहब ने तो ट्रांसपेरेंसी का झंडा उठाया हुआ था। खैबर पख्तूनख्वा में 2013 में अच्छा कानून बनाया, पूरी कैबिनेट के साथ उसको इनॉग्रेट किया, और लेकिन जब तोशाखाना का केस आया तो उन्होंने भी इंफॉर्मेशन नहीं दी। और अभी जो मौजूदा तोशाखाना वाले मामले में भी इंफॉर्मेशन कमीशन ने हुक्म दिया था जी बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कि मालूमात दें, उन्होंने इनकार किया और हाई कोर्ट में रिट में आ गए थे। जी बिल्कुल। और उस मामले में मेरे ख्याल में फिर वफाकी हुकूमत ने कंसीड किया जब शहबाज शरीफ की हुकूमत आई, जी फाइनल फैसला शायद अभी भी नहीं हुआ, मेरे ख्याल में हाई कोर्ट में लेकिन पेंडिंग है। इंफॉर्मेशन जारी कर वो दी गई। उस हद तक जारी कर दी गई है, लेकिन एक और कंप्लेंट गालबन जो कमीशन में आई और उसमें फैसला किया गया कि आप 1947 से तमाम इंफॉर्मेशन गिफ्ट तोशाखाना वाले के तो हवाले। उसको मौजूदा हुकूमत भी नहीं दे रही। अच्छा, मौजूदा हुकूमत के ऊपर भी जब तोशाखाना की मालूमात मांगी जाती हैं तो फिर चाहे शहबाज शरीफ हो
चाहे नवाज शरीफ आ जाए, मेरे ख्याल में कोई भी ये मालूमात आवाम को नहीं देगा कि किस से कौन से कितने तहफ़ लिए, कितने में ख़रीदे, कितने में बेचे, और फिर क्या वो अपने गोशवारों में ज़ाहिर किए या नहीं। और यही फ़ैसला आज शायद इलेक्शन कमीशन भी करने जा रहा है, तो शाखाना के हवाले से बहुत शुक्रिया मुख्तार अहमद साहब। और हम आपकी स्ट्रगल के साथ हैं, क्योंकि आपकी ये स्ट्रगल जो है आम शहरियों के जानने के आईनी हक के लिए है। बहुत शुक्रिया। आपने सुना, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अगले जुमे तक की तारीख दे दी है चीफ जस्टिस अतर मनिल्ला ने, और अगले जुमे तक चीफ जस्टिस अतर मनिल्ला तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होंगे, मगर जैसा कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान कह रहे थे कि 15 दिन की तारीख दें 15 दिन में वो शायद यहाँ पे ना होंगे, क्योंकि उनका नाम अब सुप्रीम कोर्ट के लिए ज़ेर गौर है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, और जुडिशल कमीशन का इजलास पीर को हो रहा है। और चीफ जस्टिस अतर मनिल्ला के यहाँ से जाने के बाद यकीनी तौर पे एक ऐसा खला पैदा होगा जिसको पुर करने की जिम्मेदारी सीनियर जज जस्टिस आमिर फारूक के नातवा कंधों पर होगी। मतीउल्लाह जान, MJ TV से इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।